बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं अभियान न्यूज़ के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस किरदार की जिस पर आज पर्दा उठ गया है। पर्दे के पीछे जो किरदार वो अदा कर रहे थे वो सब के सामने दिन की रोशनी में अया होके आ गया है कि इमरान खान आज जो जेल में है उसकी सहूलतकारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो बारीक वारदात डाल रहा है कि पीटीआई सियासी जमात है या पार्लिमानी जमात है, इसके साथ साथ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन कामों में मसरूफ हैं, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं उस आलमी मुकाबले की जहां पर छोटे कद से सबसे बड़ी छलांग लगाने का मुकाबला जीता है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, जिनका रिमोट कंट्रोल कभी मरी में बैठा होता है, कभी ईवान सदर में और कभी पिंडी में। जो कुछ भी वो करते हैं उसका क्रेडिट या पिंडी वालों को देते हैं या फिर नवाज शरीफ ने किया या पीपल्स पार्टी ने किया। इसके अलावा कब वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करेंगे और कौन उनसे असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाने का कहेगा, उस पर पीपल्स पार्टी के एक मेंबर ने आज फिर लबकुशाई की है। पहले आपको याद होगा नबील गबोल साहब ने यही स्टेटमेंट दी थी, उससे पहले खुरम दस्तगीर भी ये कह चुके कि इन हाउस चेंज आएगा। उन्होंने तो 2 माह की प्रेडिक्शन की थी लेकिन 2 माह से टाइम ज़्यादा गुजर चुका है। अब देखते हैं किसकी तरफ ये मामलात आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन अभी खबर दी थी अहमद वडाई साहब ने कि 20 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जो फॉर्म्स हलफनामे के जमा कराने थे कि पीटीआई के वो मेंबर्स हैं वो जमा हो गए हैं। अब पीटीआई जो है एक तो क्या पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियती जमात बनकर सामने तो आ चुकी है, बज़ाहिर नंबर सबसे ज़्यादा उनके पास हैं। उधर से राना सनाउल्लाह टीवी पर बैठकर ये ताना दे रहे हैं अगर इनके पास अक्सरियत है आए और हुकूमत बनाएं। इनको चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या फिर हुकूमत बना ले। क्या अब कभी इम्कानात हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इनको हुकूमत बनाने दिया जाएगा, इनको सबसे बड़ी पार्लिमानी इवन जमात बनने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन की जिस तरह आपने बात की ना, उसके किरदार को अगर आप देखें साल 1.5 साल से, तो वो इतना मैं चाय पी लूँ ना, आपने तो पी लिया। जी जी, आप पिए चाहे। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का किरदार ऐसे है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ज़ाती रंजश है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे जो उसके मेम्बरान हैं उनकी तरफ से भी कहीं रिटेलिएट नहीं किया जाता इलेक्शन कमिश्नर के जो इकदाम होते हैं उनको। ज़ाहिर है हम इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्टर्स हैं ये सारे वो ये बात करते हैं कि जो आम अमला है ना इलेक्शन कमीशन का, उनके मोबाइल भी जो है वो मुबैना तौर पर चेक किए जाते हैं। इस वजह से जो भी सहाफ़ियों के जो सोर्सेज हैं वहाँ पे वो भी गैर महफूज हैं। सहाफ़ी नहीं वहाँ पे मैसेज करना गवारा नहीं करते, अगर वो खबर लेनी होती है वो बड़े स्ट्रिक्ट सीक्रेट एजेंसी की तरह ही काम कर रहे हैं। एक किस्म की जो एजेंसी बनाई हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। पहले तो उन्होंने अपना एक अकेडमी खोली, जुडिशल अकेडमी, जो जहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो वहाँ पे आइन और कानून पढ़ाएंगे। अब उन्होंने जो है सीक्रेट एजेंसी जो है खोलेंगे, वो उसमें वो बताएंगे पाकिस्तान के अदारों को कि आपने जो सीक्रेट ऑपरेशन जो है वो कैसे करने हैं, किस तरीके से आपने सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल करना है। और दूसरा, जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी या नहीं, लेकिन अगर जो हल्के खुलेंगे, जिस तरह अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाया गया उसकी जिस तरह की उसकी कार्रवाई हो रही थी, उसी तरीके से अगर दीगर सूबों के अंदर जो ट्रिब्यूनल बनाए गए वो काम करेंगे तो यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, ना ज़रूरत वो महसूस करेगी। ना इमरान खान साहब ने अगर हुकूमत बनानी होती, उन्होंने उनका मकसद सिर्फ जो है इक़्तिदार होता तो उन्होंने पीपल पार्टी के साथ मिल सकते थे, वो उसकी नून लीग के साथ भी शायद मिल जाते, क्योंकि अगर मकसद इक़्तिदार में ही आना होता, या फिर दूसरी जो जमातें हैं, काफ लीग है, MKM है, जमात इस्लामी, दीगर जितनी जमातें इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, उनके साथ वो मिलकर हुकूमत बना सकते थे। लेकिन अब उनका ये फैसला था कि वो जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। वो कहते थे हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, हुकूमत बनाने की तो बहुत दूर सी बात, क्योंकि मैंडेट चोर ये है। बिल्कुल 47 फॉर्म्स के जरिए ये हुकूमत में आगे बैठे हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन का इसके अंदर क्या किरदार हो सकता है? जिस तरह पहले भी मैंने आपकी वीडियो में ये बात की थी, इलेक्शन कमीशन ने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो रोड़े अटकाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो आए हैं। अब उनकी तरफ से जो दिन वाली वीडियो में हम बाकायदा तौर पे इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है कि पीटीआई एक सियासी जमात है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि पीटीआई एक पार्लिमानी जमात है। इलेक्शन देखें, प्रेस रिलीज होना अलग बात है, इलेक्शन कमीशन की जराये की खबर देना अलग बात है जी। और दूसरे ये जितने भी जो आज जो पीटीआई के लोगों की तरफ से जो बयान अल्फी या एफिडेविट जो है दिए गए,
या जो उसमें ओस का जो पेपर है वो दिया गया है कि हम हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम उसका हिस्सा हैं। हम उसका हिस्सा है। अब जो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आज जो मेम्बरान होते हैं या हायर अथॉरिटीज होती हैं इलेक्शन कमीशन की, वो इलेक्शन कमीशन की छुट्टी करती है बहुत कम, जो है वो खास थक जाते हैं ना काम यार, करके। वो मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं कि उनको छुट्टी करना बड़ा। कितने फॉर्म 47 चेंज करने पड़े आपको नहीं पता? 47 में उनको मुश्किल पेश नहीं आई, उनको मसला सारा 45 बनाने के अंदर पेश आया, जिसके बाद उन्होंने 47 बड़ा इजीली जो है बनाया, लेकिन 45 भी नवाज शरीफ साहब का जो सामने आया था 47 वाला, वो आपको याद है? उस पर भी बहुत मेहनत हुई थी। अब मरियम नवाज वाला तो अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। अब जो पीटीआई है उसकी तरफ से फॉर्म या बयान अल्फी देने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। कम से कम 20-21 के जो है वो लोगों की तरफ से फॉर्म दिए जा चुके हैं। और अब इस सारे मामले के बाद अब पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक बाकायदा एक लिस्ट जारी करेगी। लिस्ट जारी करने के बाद वो बताएंगे कि ये लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब इलेक्टेड मेंबर्स हैं। उसके बाद वो लिस्ट सारी जाएगी स्पीकर असम्बली के पास। स्पीकर असम्बली जो है वो उसको नोटिफाई करेगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसको इस तरह पार्लिमानी जमात जो अभी भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा, जिस वक्त अगर सारा प्रोसेस बड़ा शफाफियत के साथ अगर होता है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सेनेट के इलेक्शन जो होंगे केपीके के अंदर, क्योंकि केपीके के अंदर जो केपीके असम्बली के जो सेनेट इंतखाबात हैं, अगर वो अनअपोज्ड हो गए सारे तो वो मुमकिन अभी हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो वो लोग हैं जो वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे दोस्त साथ। चाय खत्म हो गई है मेरे भाई की, वेलकम करें भाई को। आज सर आज क्या कुछ हो रहा है जी। तो उसके बाद जो केपीके के अंदर जो इंतखाबात होने सेनेट के, वहाँ से जो है वो ज़्यादातर अक्सरियत के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में आएगी। इसके साथ साथ जो लोग जो है वो छुपे हुए हैं इस वक्त मंजर आम पर नहीं आ सकते। मुराद सईद साहब जो है सैर फरिश्त है, मुमकिन है कि वो भी आपको एज ए सेनेटर जो है मंजर आम पर होता आते हुए नजर आए। जब बोलना चाहें फोरम हाजिर है, बोल सकते हैं। आप बोले आप। अच्छा, तो उसके बाद जो आजम स्वाति साहब हैं वो भी आ जाएंगे सेनेट के अंदर। और अब सवाल वहाँ पे ये पैदा होगा कि वो चेयरमैन जो सेनेट होंगे वो अपना वहाँ पे क्या किरदार अदा करेंगे, या जिस वक्त वो ख़वातीन हैं, जिस वक्त वो मेंबर असम्बली मुंतखब होंगी मखसूस नशिस्तों के ऊपर, क्या उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करेगा स्पीकर या नहीं करेगा। क्योंकि चेयरमैन सेनेट का किरदार आपने देखा है कि महमूद वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं लाहौर के अंदर इस वक्त जेल काट रहे हैं, उनको प्रोडक्शन आर्डर जारी होने, एजाज चौधरी साहब, उनको अभी इस वक्त तक जो है वो सेनेट के अंदर पेश नहीं किया गया, उनको नहीं लाया गया। वहाँ पे सेशन हुए, उनको फिर भी जो है वो पाकिस्तान के जो अदारे हैं कानून नाफज करने वाले, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा उनकी तरफ से जो किरदार अदा किया गया है ख़ास तौर पर जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, वो आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह कंट्रोवर्शियल इलेक्शन आप भी समझते हैं कि सेनेट के जो इन्होंने करवाए, सेनेट के इलेक्शन जब हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब पार्लिमानी जमात, उन्होंने समझ लिया था कि हमारा काम हो गया, हमने जो हासिल करना था कर लिया। अब कितने कंट्रोवर्शियल लाते हैं? देखिए, मैं तो इस पे सबसे पहले ये बात करूंगा कि जो सेनेट को अभी तक नामुकम्मल रख के आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको काजी फैसल साहब बार बार कहते हैं कि एक आईनी अदारा है जी, उसने सेनेट को नामुकम्मल रख के जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके ऊपर बड़ी कारी ज़रब लगाई। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे बड़ी बात है कि सेनेट के अंदर जो कानून साजी हो रही है, जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है, वहाँ पे कमेटियाँ बनी हैं, कानून बने हैं, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, वहाँ उनके 12 सेनेटर मौजूद साहब ने एक दफा भी ये सवाल नहीं उठाया, ये सवाल भी उठा ही नहीं रहा। और मुझे हैरत होती है अली अमीन गंडापुर साहब पे कि वो लोग भी इस बात को उजागर नहीं करते कि भाई हमारे 12 सेनेटर हैं, 11 सीटें हमारी खाली हैं, उसके बगैर आप कैसे कानून साजी कर रहे हैं। कानून साजी पूरे पाकिस्तान के लिए की जाती है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन के अंदर एक सूबे को आप कैसे निगलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक जुर्म, मैं उसको जुर्म कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये जुर्म किया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस तरह वराइद साहब ने बात की ना कि ये जो है वो केपीके की नुमाइंदगी नहीं है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में जाके उठा सकती है, उस सेंस में उठा सकती है। ख़ास तौर के अंदर जो इलेक्शन तरमीमी बिल आया था जिसके अंदर जो रिटायर्ड जजेस को इख्तियारात दे दिए गए थे कि आप वो जो है ट्रिब्यूनल जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, वो केसेस सुनेंगे। अगर ये केस ऑटोमेटिकली ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जा चुका है, खास तौर पे जो करीम साहब के साथ मुकर्रर हो गया ऑर्डिनेंस, और उसमें सुना है कि सलमान अकरम राजा साहब तरमीमी दरखास्त दायर करेंगे क्योंकि वो कानून बन, बिल्कुल अब जो कानून बुनियादी तौर पे अब चैलेंज होगा, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकती है।
और दूसरी बड़ी अहम चीज होगी केपी गवर्नमेंट जो है उसका भी बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि केपी के असेंबली या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ केपी के है वो यहाँ पे आके क्लेम कर सकती है कि हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, लिहाजा जो कानून साजी की गई है उसको जो है वो कलअदम करार दिया जाए। इसमें इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी खौफनाक चीज़ वो ये थी कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कराया गया तो महमूद अचकज़ई साहब ने खत लिखा जो जरदारी साहब के मुकाबले पे कैंडिडेट थे कि मखसूस सीटें अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, हाउस मुकम्मल नहीं हुआ, आप जो है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको मुलतवी करें, पहले आप मखसूस सीटें एलोकेट करें, हाउस को मुकम्मल करें, सारे हाउसेज को कम से कम 4 हाउसेज तो मौजूद नामुकम्मल थे उस टाइम। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली उस टाइम नामुकम्मल थे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया। और जब बारी आती है सेनेट इलेक्शन की या चेयरमैन सेनेट की और वही तहरीक इंसाफ खत लिखती है कि हाउस ना मुकम्मल है, इसको रोकें किसी तरह से, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर रहा। वो 11 सीटें तकरीबन मार्च में इलेक्शन हुए थे, अप्रैल मई जून जुलाई 4 माह हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल 4 माह तो उस चीज की तरफ ही हो रहे हैं जो मेरा अगला सवाल इनसे है कि काज लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात आपके रोकूंगा, आपसे मेरा आपसे एक सवाल है कि मखसूस सीटें मिलने के बाद, अभी जो मखसूस सीटें मिलेंगी पंजाब असम्बली में, जब तहरीक इंसाफ को या अब तो तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 105 मेंबर उनके पहले से मौजूद हैं, 27 सीटें उनको पंजाब असम्बली में एलोकेट होनी है, 24 खवातीन की हैं और 3 मिनॉरिटीज की सीटें हैं, उनके मेंबर्स हो जाने 132। उन 132 मेंबर्स पे उनकी एक टेक्नोक्रेट की और एक खवातीन की सीट बनती थी सेनेट में बनती है, जो उनको सीटें ना मिलने की वजह से वो नहीं ले सके थे। उस दिन मेरे ख्याल से जब इलेक्शन हुए थे तो यास्मीन राशिद साहबा टेक्नोक्रेट की सीट पे थी, उन्होंने 105 वोट लिए थे, और सनम जावेद खवातीन की सीट पे थी, उन्होंने 102 या 103 इतने वोट लिए थे। तो अगर वो 27 वोट इनके साथ होते तो वो 2 सीटें इनको मिलनी थी। तो जो 2 इरकान आए हुए हैं जाली वोटों से मुंतखब हो सेनेट में, मोहसिन नकवी साहब सबसे बड़ा सवालिया निशान से वो हैं 2, एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक खातून की सीट है। नकवी साहब सबसे बड़े बुशरा अंजुम साहब आई हुई हैं और साथ अनुशा रहमान साहब है, और रहमान साहब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 ये आई हुई हैं। और खवातीन की सीटों पे और जो टेक्नोक्रेट की सीट है वहाँ से औरंगजेब साहब थे जी, और साथ पता नहीं कौन थे, मोहसिन नकवी साहब जनरल सीट पे लाए गए, मौलाना अब्बास नासिर साहब, तो उनका क्या बनेगा? अब देखिए क्या होगा उनका। अब इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे आपने जिस तरह आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, अब यहाँ पे जाहिर है इलेक्शन कमीशन को के पास एक तो अपना 100 वोटों का इख्तियार उनके पास है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कोई सवालात या कोई इतराज ना भी उठाया जाए, कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला। अच्छा इजी हो तो ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर इतराज ना भी किया जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो कहीं भी ऐसी बेज़ाब्तियां हो रही हो तो वहाँ पे वो 100 वोटों लेकर उसको इलेक्शन को या किसी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो, अगर इलेक्शन मंशा हो तो वो तो तहरीक इंसाफ की 1 सीट कम ही करेंगे, ज्यादा करने वाले। लेकिन काज लिस्ट का बड़ा आज हुआ कि आ रही है काज लिस्ट 23 को, ये सुना जा रहा है, कितना मानी खेज है कि सारे के सारे एक तो हरकारे पीटीआई के खिलाफ खड़े कर दिए गए, और दूसरा एकदम से इलेक्शन कमीशन जागता है जो मार्च से सोया हुआ है, 2 दफा काज लिस्ट कैंसिल कर चुका है कि इंटर पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट कब जारी करेगा। अब 23 जुलाई डेट रख दी गई, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? देखिए आप जो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात है ना 2022 के बाद, 9 जून 2022 को इंतखाबात हुए, उसकी वजह ये बनी, अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वहाँ पे अंदाजा हो जाना चाहिए था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 2021 में इंतखाबात करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से मिलती है, अब मैं आपको उनके मनमान फॉलो करते हुए बिल्कुल वो करवाए, उसके बाद अमेंडमेंट कर दी उन्होंने अपने आइन के अंदर, उसके बाद 2022 के अंदर उन्होंने दोबारा इंतखाबात करवा दिए। अब वो वाला केस इतराज उठा दिया वहाँ पे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, 1.5 साल केस वो चला है इलेक्शन कमीशन के अंदर जी, 1.5 साल वो केस चला है। 1.5 साल के बाद उन्होंने कहा जी आपके जो इलेक्शन है ये हम इसको कलअदम करार देते हैं, अब नए इंतखाबात करवाएं। उन्होंने फिर 2023 के अंदर नए इंतखाबात करवाए। अब जिस वक्त वो नए इंतखाबात हुए वहाँ पे अचानक एक हस्ती आ गई, अकबर बाबर साहब, जिनको मैं तो नहीं जानता उनको वो कौन है, जो
फैमिली का हिस्सा नहीं है, फैमिली लेकिन का हिस्सा- प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। हाँ, वो जिस तरह कहते हैं बानी है, बानी है वो बानी रुकन। वो उनका और वो इलेक्शन भी लड़ा, काजी साहब वो भी भूल गए हैं कि इस बंदे ने तो इलेक्शन लड़ रहा था। एक- ये 14 लोग लेके आया था ना, वो 14 लोगों का पता है ना अकबर एस बाबर का पता एक है। मैं आपको नूरीन का। बिल्कुल हाँ, वो 14 में शामिल थी नूरीन। नूरीन जो रो रही थी। एक और मजे की बात हूँ, जो अकबर एस बाबर का किरदार वही है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर जो ओन चौधरी का किरदार था गैर शरई निकाह के अंदर। ये बात आप माने, बेशक द मोस्ट इररिलेवेंट पर्सन। ठीक, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये गवाह तो बिशरा बीबी और खावर मानिका के बच्चों को होना चाहिए था, ओन चौधरी तो खावर मानिका का बच्चा ही नहीं है, लतीफ बनता था। ना लतीफ बनता था। अलबत्ता ये सारे मामले के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को उनको दोबारा वार्निंग दिया, 20 दिन के अंदर आप इंतखाबात करवाएं, ला के आप जो है वो दे दें। यहाँ और ये पे भी तारीख में पहली दफा हुआ है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गलती की वहां से उन्होंने यह क्या, जिसको 20 दिन उनको मिले ना, उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा जो है इंतखाबात करवाते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने लाके इंतखाबात करवा दिए। अब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि मशावरत उन्होंने किसके साथ की जी। उसके बाद जो जिस वक्त दोबारा पीटीए इलेक्शन कमीशन के ही एक लॉ मेंबर के साथ बैठ के मुशावरत की, उनसे सारी चीजें इकट्ठी करवाई दीजिए ये हमारे वो तो नहीं जो वही सिकंदर बुजुर्ग बशीर वाले। अहमद के साथ जी, पीछे जी, खड़े वही रहते हैं। बुजुर्ग, जी 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 वही बुजुर्ग हाँ, हैं, बिल्कुल वही सही बुजुर्ग पहुंचे। आदमी। सुप्रीम कोर्ट सिकंदर बशीर अहमद के पीछे खड़े रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैंने कहना क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनसे इन्होंने मुशावरत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उसके बाद ये हुआ जी कि वो दोबारा आगे वहाँ पे जब काजी साहब इलेक्शन कमीशन ने उसको फारिग कर दिया, फिर काजी साहब ने कहा जी आप जो है वो आपसे बला लेते हैं। बाद में काजी साहब खैर तो उन्होंने किया सारा मामला। अब 3 मार्च 2023 को नए इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात होने के एक हफ्ते के अंदर जो सर्टिफिकेट तारीख को सर्टिफिकेट के लिए जमा करवा देते हैं। 7 दिन। अब देखें पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर 7 दिन पार्टी के पास भी होते हैं और 7 ही दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास। 7 दिन में पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है और 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है। अब आप साहब लगाए 1.5 माह के बाद जाके उनको नोटिस आए पाकिस्तान 2 दफा पहले कैंसिल होने, कॉल लिस्ट तो बाद में कैंसिल हुई। तो एक बड़ा सवाल लोग कर रहे थे कि जो पार्टी में शामिल होना है उन 41 मेंबर्स ने, तो वो तरीके साहब का कोई चेयरमैन होगा जिसने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एक सिग्नेचर करके देने हैं। तो वो मैंने किसी बंदे से पूछा आज के, मैं कहा जी वो आपका तो चेयरमैन ही कोई नहीं, आपको सिग्नेचर कौन करके देगा? तो उनका आगे से मुझे ये जवाब मिला कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो 8 जजेस का फैसला है उन्होंने बैरिस्टर गौर की जानब से जारी किए गए टिकट को तस्लीम किया है। तो अब बैरिस्टर गौर साहब के जो जारी किए गए दस्तखत होंगे या जो भी पेपर वो जारी करेंगे, वो मसला भी हल है। उसको इलेक्शन कमीशन को तस्लीम करना पड़ेगा। मैंने कहा वो कर लेंगे? उसने कहा नहीं जी करेंगे नहीं, ये नहीं है वो कर लेंगे, मेंगना पान दो। हाँ, हम उनके पास जाएंगे, वो सारी बात आगे से हमें कहेंगे कि भाई साहब आपको तो चेयरमैन ही कोई नहीं। बैरिस्टर गौर तो चैम्बर के दरवाजे इसीलिए उस आर्डर के अंदर खोले गए, चैम्बर के दरवाजे इसलिए खोले गए कि अब वो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को जाना पड़ेगा वहां पे दोबारा चैम्बर में कि आप हमारे जारी किए गए पार्टी टिकट को तो मान रहे हैं, पार्टी टिकट की बुनियाद पे भी आप लोगों ने फैसला किया कि ये 39 मेंबर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। कुछ ने डिक्लेरेशन दिया, कुछ ने पार्टी टिकट दे दिया था। जैसे शफकत अब्बास अवान साहब हैं सरगोदा वाले, उन्होंने पार्टी टिकट जमा कराया। शेख इम्तियाज लाहौर वाले उन्होंने पार्टी टिकट जमा करवाया, तो उनको तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर किया गया। वो 39 मेंबर में थे। हाँ, तो वो बैरिस्टर गौर साहब के दस्तखतों से जारी हुआ है। वो जो डीजी लॉ साहब हैं उनको चाहिए कि ये सिकंदर सुल्तान राशि साहब को भी बताना। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह राइट साहब ने बात की, ये सारा मामला जो इलेक्शन कमीशन के पास आके अटकेगा ना, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे टेक्निकल जो है सारे हरबे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्शन कमीशन को अगर रोका जा सकता है ना, उसकी सिर्फ एक रीजन है कि जो तफसीली फैसला है ना वो अगर क्लियर एंड कट होगा, डायरेक्शन जिसके अंदर होगी, वो आप जाके कहीं ना कहीं उसके लिए रुकावट बन सकता है। वरना तो जिस तरह आपने बोला ना कि कॉल लिस्ट कैंसिल क्यों होगा, अभी भी कॉल लिस्ट ऑफिशियली नहीं आई। बिल्कुल, आपने खबर भी रिपोर्ट नहीं की। बिल्कुल, मैंने खबर भी इस तरीके से रिपोर्ट नहीं की। मैंने इस वजह से नहीं की, बाकी चैनल्स ने किया, इन्होंने खबर मैंने इस वजह से नहीं की, वेबसाइट पे भी जारी नहीं की। बिल्कुल नहीं की, वेबसाइट पे जारी वर्बल किया, वर्बल। अब वो किस रिपोर्ट देने, अब देख वो रिएक्शन चेक करना होता है ना, रिएक्शन क्या आएगा। शायद कहीं से उनको अब कहा ही ना गया हो कि आपने कब लगाना है केस, नहीं लगाना। इन्होंने अपनी मर्जी से जो है कहते चलो हम ट्राई करते हैं, 23 को लगाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। सही। अब जिसका रिएक्शन आएगा इलेक्शन कमीशन में बात 7 वाली बिल्डिंग में चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान की दोबारा सब छुट्टी पे जा रहे हैं जी। वो इन्होंने खबर ब्रेक की थी, अपने पूरी वीडियो की थी कि ये गर्मियां जो हैं बहुत सख्त होने वाली है, क़यामत खेज गर्मियां साबित होगी। 22 के लिए 22 की गर्मी में भी नहीं गए वो छुट्टियों पे, पिछले साल नहीं गए थे, इस दफा जा रहे। 22 में भी नहीं गए, 23 में भी नहीं गए जी। तो उनके तो बड़ी लंबी छुट्टियां हो गई हैं। हाँ, अब देखें होता क्या, 3-4 माह छुट्टियां।
हाँ मोहसिन अख्तर वो तो काजलिस वो तो डाल गए हैं उसमें अक्टूबर की डेट इमरान खान के केस की, मजे की जो बात फांसी जमानत चाहिए बल्कि बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए। नैब वाला वो अब मामला। जो बातें हो रही हैं कि आज जो गिरफ्तारी दोबारा डाली गई है वो उसके पीछे जो हाथ निकलता है वो जाके सारी कड़ियां जुड़ती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ। क्या देख रहे हैं, ऐसे ही है, हाई कोर्ट कवर करते रहे हैं इमरान खान के मुकदमात के साथ, जहां जहां जो सलूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया ये उसी का नतीजा है। आज देखें जिसका नैब इंक्वायरी वाला जो केस है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान के वकला की जानिब से, इन प्री अरेस्ट बेल जो है वो दायर की गई। फिर उन्होंने अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली, वो फिर आगे अक्टूबर तक, तो अक्टूबर को जाके लग गई। अब उसी केस के अंदर इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब के वकला की तरफ से एक जो है वो बेहतरीन कदम था, इसको आप कह सकते हैं। फिर आज ही उन्होंने जाके नैब कोर्ट के अंदर दोबारा वो दरखास्तें डाली हैं प्री अरेस्ट बेल। अब देखते हैं वहाँ पे कल पीर के लिए नोटिस भी हुए हैं। जिस तरह आप जिसके जस्टिस आमिर फारूक के किरदार की बात कर रहे हैं ना, चीता वाकयात को चीता देखें पूरी है पीछे इमरान खान आज वर्सेस जस्टिस आमिर फारूक। देखें ये जो मामला है ना खैर शरी निकाह वाला, आपको याद होगा कि आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर इनकी बिलें रिजेक्ट की थी, बुशरा बीबी और इमरान खान की। उसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी बैठे हुए थे इस केस के अंदर। दूसरा जो साइफर वाला केस था ना, साइफर वाला केस का क्यों पाकिस्तान या इमरान खान के हक में आया या उसके हक में आया, क्योंकि वहाँ पे जो पहली 3-4 समातें हुई थी ना, उसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की ऑब्जर्वेशन थी ना, वो उनको मजबूर कर रही थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी कुछ सवालात करें। बाद में जिस वक्त जो प्रोसिक्यूशन थी FIA की जो लीगल टीम थी उसकी तरफ से जिस वक्त दलाइल देना शुरू किए गए ना, तो वहाँ पे आजम खान वाला मामला और एक कैमरामैन वाला मामला या PTV के कैमरामैन का, वहाँ से जाके जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ऑब्जर्वेशन देना शुरू की, उन्होंने बताना शुरू किया, केस को खंगालना शुरू किया। मुझे तो ये अभी भी उसका फैसला मेरे ख्याल में नहीं आया, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस उसका फैसला आएगा ना, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उसके ऊपर अलग नोट लिखेंगे या तो फैसला ही वही तहरीर करेंगे या उनकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त और आ जाती है तो फिर एक दरखास्त है उसके ऊपर अर्ली हियरिंग की दूसरी दरखास्त तो मेरा नहीं ख्याल कर दायर करते हैं, क्योंकि वो पहले उनका तो जो बुनियाद रखी गई थी इस मुल्क में आइन के ऊपर एक चीज लेके आए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसके अंदर है मुतफरक दरखास्त जो है ना जी, वो दरखास्त दायर कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर सुनना होता है, सुनना भी होती है। वो मुतफरक दरखास्त अगर वो दायर कर ले अर्ली हियरिंग की तो ये बेहतर होगा। लेकिन अब मसला ये है ना, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्टिव होता है। यहाँ पे जब ये सारा रेगुलेट हुआ था ना, जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी थी, पावर थी, उस वक्त यही बातें की जा रही थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसको रेगुलेट करेंगे, अपने पावर जो है कम करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन एक आता है, एक समझ ले प्रेस रिलीज समझ ले उसको आती है, उन्होंने कहा जी कि नहीं, चीफ जस्टिस साहब जो अभी तगड़े हैं वो अपने फैसले खुद करेंगे, वो खुद जो है वो केसेस लगाएंगे, कॉल लिस्ट बनाना उनकी जिम्मेदारी है, जिसको मर्जी आए इमरान खान खुद इन पर भी अदम एतमाद का इजहार कर चुके, बुशरा बीबी यहाँ पे भी अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। तो अब जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे तो फिर क्या कोई नया दरवाजा खुलेगा? देखिए जिस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास इख्तियारात आएंगे ना, तो उस वक्त ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो किस तरीके से कंडक्ट करते हैं सारे मामले को। अब क्योंकि जो बेंच 1 बना हुआ है वो इस हफ्ते का जो अगला अफ्तार है, जिसमें छुट्टियों पे गए हुए हैं, 2 हफ्ते की छुट्टियों पे गए हुए हैं चीफ साहब। अब दोनों चीफ जो है ना वो छुट्टियों पे हैं। अब काजी साहब आमिर फारूक साहब तो शायद चैम्बर वर्क कर रहे हैं, चले गए समझिए। अब नहीं, एक और चीज भी है, अच्छा काजी साहब के बारे में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जिस वक्त तो चीफ जस्टिस बनने लगे थे ना, उस वक्त भी उन्होंने चैम्बर वर्क शुरू किया था। अब वो रिटायर होने लगे, उन्होंने फिर चैम्बर वर्क शुरू कर दिया। प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट जो है मंजूर करती है, वो चैम्बर में चले जाते हैं उन्हीं दिनों जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी यूनिटी शो करनी होती है कि सुप्रीम कोर्ट हाँ जी अप्रैल से लेकर वो एकदम से नमूदार भी हुए थे जब हुकूमत ने वो ऑडियो लीक्स वाला कमीशन बनाया था, तो अचानक से नमूदार हुए थे कि वो अवेलेबल है। 3-4 माह उन्होंने जब पंजाब में इलेक्शन वाला ऑर्डर आया था ना, तो उस वक्त ये चैम्बर वर्क पे चले गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो वो किरदार बड़ा अदालतों वाला केस भी याद होगा आपको। हाँ, तो क्या किया था इन्होंने, वो उमर अता बंदियाल साहब का बड़ा अच्छा छक्का था वो, जो कहते थे ना कि जो इंसानी हकूक के मामले के ऊपर बातें एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट साबित हुआ। एंड में बताइएगा, ये जो इमरान खान की गिरफ्तारी आज डाली गई है, ये आपको लगता है कि सिर्फ कानून पर अमल दरामद किया गया या वही जो राणा सनाउल्लाह साहब कहते थे कि हम जब चाहें जो चाहें इन पर मुकदमा? मेरे ख्याल से जो आज की गिरफ्तारी डाली गई है, आज वो लाहौर से भी टीम पहुंची हुई थी, लाहौर पुलिस की 9 के केसेस में, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं डाली गई क्योंकि फिर उनको कोर्ट लखपत
यहाँ से मेरे ख्याल से अडयाला से उनको शिफ्ट करना पड़ना है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके गए, आज की गिरफ्तारी डालने का जो मुझे वाहिद मकसद नजर आ रहा है वो यही था कि जो एहतसाब अदालत में केस चल रहा है मोहम्मद अली वड़ाई साहब के पास, अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड कह लें, या अलकादर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला करीब है। तो मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे ये रखा गया है कि अडयाला जेल में उनका ट्रायल चल रहा है, बुशरा बीबी का भी चल रहा है, तो उनको यहीं रखा जाए और उस केस में जो भी कट्टी कट्टा निकालना है वो निकाल लें। उसके बाद फर्दर उनको लाहौर अगर लेके जाना चाहते हैं तो फिर लाहौर लेके जाए। वो ज्यादा आसान है कि वो सजा होगी तो उसके खिलाफ अपील होगी तो फिर केस आगे खत्म हो सकता है। चले, बहुत शुक्रिया। मजे की बात है, हाई कोर्ट करनी है कोई मजे की बात कर, वो ये है कि हाई कोर्ट से ना 190 मिलियन पाउंड का उसमें जमानत भी खान साहब की हुई है जी, उसी जमानत पर जहांगीरी साहब को उसमें बड़ा अहम किरदार है। लेकिन जो फैसले में डंडी मारी है ना चीफ साहब ने, वो फैसले में डंडी क्या मारी है उन्होंने, वो जो बरतानिया की अदालत के जो है ना ऑर्डर, वो जहांगीरी साहब ने कहा है वो ऑर्डर ही आपके पास नहीं, आप कैसे साबित करेंगे ये पैसे कैसे आए या कि उनकी तरफ से क्या कहा गया, एनसीए वाला जो तो चीफ साहब ने उसमें क्या थी, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसके बगैर भी हो सकता है। वो तो उसमें तो अलकादर ट्रस्ट में परवेज खटक साहब तकरीबन मुकर गए, आजम खान मुकर गए, आजम खान साहब भी मुकर गए, जुबैदा जलाल भी एक जुमले का उनका भी जवाब है, आजम खान साहब भी सुना मुकर गए। उन्होंने कहा मैं तो उस मीटिंग में ही नहीं था, मीटिंग में नहीं, वो कह रहे हैं मैं उस मीटिंग में नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। परवेज खटक साहब इमरान खान ने गले लगाया, मुस्कुराए हैं, उनको फिर शाबाशी दी। अब आजम खान साहब शाबाश पे शाबाश लेते जा रहे हैं। देखें मुस्तकबिल में अब ये जो जबरी केसेस हैं ये क्या रुख इख्तियार करते हैं, वक्तन फ़क्तन आपको अपडेट करते रहेंगे। अहमद वड़ाइच और इब्राहिम अब्बासी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।